नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी हम रामनगर नगर परिषद के एक ऐसे व्यक्ति से जो जिनकी पूरी ज़िंदगी सोशल लाइफ गुजरी है, एक सोशल वर्कर हैं, नामची भी हैं, उनसे जानते हैं कि नगर परिषद में, इनका घर भी नगर परिषद में है, नगर परिषद के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। मैं मधुकर राय, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और मैं युवा मोर्चा से अभी तक काम करता हुआ आया हूँ और रामनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 में मेरा आवास है। जी, जैसा आपने बताया और पूरी यहाँ के लोग खास करके जानते हैं कि आपका पूरा परिवार जो है जनसंघ से और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स में आपका एक अहम भूमिका भी है। तो अभी हम बात करते हैं, हरिनगर शुगर मिल स्टार्ट हुआ है और जो सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोगों के यहाँ हो रही है वो ट्रैफिक से है। आप एक्टिव भी हैं, जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो इसके लिए आपने क्या कुछ किया कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे? और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एज बीइंग सोशल वर्कर, इट्स योर ड्यूटी और ह्यूमैनिटी अराउंड टू डू समथिंग द पीपल ऑफ द रामनगर। देखिए, आपका प्रश्न के दो पहलू हैं। रामनगर नगर परिषद में मेरा आवास होने के कारण और मेरी जन्मभूमि होने के कारण, कर्मभूमि होने के कारण मुझे भी यहाँ के यातायात के प्रति वो सजगता रहती है और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आए तो अपना शहर सही रहे, हर तरीके से ये मन में होता है और इसके लिए प्रयास भी हम लोग करते रहते हैं। ये मूल जिम्मेवारी जो आपने प्रश्न उठाया कि ट्रैफिक का, यातायात का, ये प्रशासन के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आम आदमी लगातार इस बात के लिए आग्रह कर सकता है, चिंता व्यक्त कर सकता है, जो कि 1 महीना पहले ही सीजन के मद्देनजर मैंने SDM, यहाँ के एक्जीक्यूटिव अफसर नगर परिषद और थाना प्रभारी सबको मैंने मेल करके व्हाट्सएप पर देके एक आग्रह किया कि सीजन के मद्देनजर रामनगर के यातायात को, जो कि अतिक्रमण का शिकार है, जो कहीं से भी सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, सड़कें जीर्ण शीर्ण हैं, उनको बनाने के लिए उस दिशा में काम किया जाए। नहीं तो सीजन के दिन में जो 1 से 1.25 लाख क्विंटल गन्ना प्रतिदिन ये फैक्ट्री की पेराई क्षमता है, सड़कों पर इतनी भीड़ होगी। आम दिनों में अक्सर अंबेडकर चौक जो क्रॉनिक जगह बन गया, वहाँ जाम लग जाता है। शादी ब्याह के दिनों में, लगन के दिनों में या त्यौहार के दिनों में, सीजन के दिनों में जब एक्स्ट्रा ट्रैफिक होगा तो ये एक तरह से इतनी स्थिति खराब होगी कि जो बच्चे जा रहे हों, बच्चियाँ जा रही हों पढ़ने के लिए स्कूल जाते हुए लोगों पर जिस तरह के जो ट्रैफिक की गन्ने की समस्या, उससे लगता है कि कभी न कभी कोई ऐसी आकस्मिक दुर्घटना हो, संभावित दुर्घटना हो जिससे जान माल की क्षति हो, उस दिन विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम खड़ा होगा। और इतना सब करने के प्रयास के बावजूद हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं कि ट्रैफिक को हम सही दे पाए। प्रशासन से मिलकर लगातार आग्रह के बावजूद ये हो नहीं पाया। सर, ये जो ट्रैफिक का सिस्टम कंट्रोल करना, ये सबसे पहले मेरे हिसाब से ईओ की होती है, क्योंकि ये ईओ यहाँ के मुख्य होते हैं और जिस तरह का हेल्प जिस डिपार्टमेंट से लेना चाहें, चाहे सिविल डिफेंस का हो, पुलिस वाले हों या हरिनगर शुगर फैक्ट्री के जो मेंबर्स हैं, एक्टिव लोग हैं, उनसे हो, उनके प्रशासन से हो, उनके मैनेजमेंट से हो, तो वो अब तक क्या किए और उनको आपने कभी ऐसा किया कि नहीं कि भाई यू शुड डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ रामनगर? हर बार अभी जो ईओ है वर्तमान, कुछ दिन पहले ही उनका पदस्थापन चुना हुआ है और इसके पहले भी जितने ईओ आए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन हम लोग बनाने का काम किया है। काम करने की दिशा में इसके पहले एक अवस्थी जी होगा करते थे, काम करने में ज़्यादा संवेदनशील थे और उन्होंने जो रामनगर में डिवाइडर लगाकर जो गमनागमन के लिए, जो यातायात के लिए जो कोशिश होनी चाहिए, उन्होंने वो करते हुए प्रतीत। और RCD की सड़क होने के कारण उस पर उसके बनाने का अधिकार RCD को है या फिर नो ऑब्जेक्शन दे तभी कोई बना सकता है, लेकिन उतनी राशि नगर परिषद के पास होती नहीं जो RCD के रोड को उसका निर्माण कर सके। लगातार प्रयास के बावजूद
अभी पिछले एक सप्ताह पहले हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से एक्सिक्यूटिव इंजीनियर से बात करके राइजनिंग करके इस काम को आगे बढ़ाया है। आने वाली एक महीने में खास करके जो डिवाइडर लगे हुए रोड है उसका चौड़ीकरण मरम्मत हो जाना है। और जो से बात हुई है उन्होंने बाकी जगहों पर पेवर ब्लॉक लगाकर एक जो सर्विस रोड का निर्माण किया जाना चाहिए आम आदमी को पैदल चलने के लिए या ठेला वगैरह जो चलते हैं उनके लिए एक अलग से स्पेस देने का प्रयास होगा, इसकी बात उन्होंने की है। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद तब तक हो सकता है कि सीजन निकल जाए और सीजन में कोई संभावित दुर्घटना न हो, ईश्वर न करे, क्योंकि अब ईश्वर पर ही ये निर्धारित है कि कोई दुर्घटना न हो। हमने तो अपने दृष्टिकोण से हम कुछ करते हुए लग नहीं रहे। शासन से लाख अनुरोध के बावजूद मुझे लगता है कि बिना दुर्घटना हुए, बिना कोई इस पर राजनीति हुए संभव लगता नहीं है। और देखें इस दिशा में कब सुधार होगा। बिना दुर्घटना हुए कोई एक्टिव नहीं होगा। लेकिन एक सवाल सर थोड़ा सा कड़वा भी है। डबल इंजन की सरकार है और आप बीजेपी के मेंबर भी हैं, एक्टिव मेंबर ही नहीं बल्कि एक्टिव मेंबर हैं, और यहाँ बीजेपी की सरकार बिहार में भी है। तो नगर परिषद वाले कुछ करें या ना करें, चूँकि इनके जो राशि होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन बिहार सरकार की तो राशि कमी नहीं है। तो इसमें बिहार सरकार से आपने कुछ पहल किया कि नहीं? देखिए, जहाँ तक हम लोग के प्रयास करने का है, मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ नहीं, मैं संगठन से, और मैं संगठन में होने के नाते जो मेरी अपेक्षाएं हैं और जो समस्याएं उसको मैं लोगों पर रखने का काम मैं करता हूँ। निसंदेह आपकी बात सही है, लेकिन इसमें सरकार उतना दोषी नहीं है। प्रशासनिक स्तर पे निर्माण कार्य हो या यातायात हो, ये प्रशासनिक विषय बनता है। सरकार ने कभी मना नहीं किया कि आप शहर में आप स्वच्छता न रखें, आप उसमें अतिक्रमण होने दें, या फिर उसको गमनागमन के लिए आम आदमी के लिए आप उसको आप ढंग से आप उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए, ऐसा सरकार नहीं मना करती। लेकिन अगर जो प्रशासन ज़्यादा विजिलेंट होती है, जो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, वो सरकार, वो प्रशासन के लोग अपने पद का सदुपयोग करते हुए इस काम को कर पाते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि रामनगर में जो अभी यातायात के दृष्टिकोण से काम किया जाना चाहिए वो है। रही बात की स्थानीय सरकार भी यहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का काम प्रशासन से जो कार्यपालक पदाधिकारी उनसे कराना है। खुद कोई व्यक्ति अपने अतिक्रमण को न हटा सकता है और ना ही दूसरे को प्रेरित कर सकता है कि वो कर सकते हैं। वो उसकी लिमिटेशंस है। अगर प्रशासन के लोग नहीं करना चाहते हैं, एसडीएम डीएम, और इसका ध्यान नहीं जाएगा तो आम जनता को ये समस्या होगी। मैं पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये विषय शिकायत का नहीं है। मैं प्रशासन के सारे लोग इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने पद पर बैठे, उसका आप सदुपयोग करें और आप इस काम को करें। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी एंगल पर हमको सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो हम लोग हैं उस बात के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों से बोल के, सरकार में मंत्री हैं उनसे बोल के आपको मदद करने के तैयार हैं। आपको स्थानीय मदद सड़कों पर चाहिए, वहाँ भी हम लोग खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन नगर में एक साफ सुथरी यातायात, एक साफ सुथरा नगर नजर आए। केवल झाड़ू लगाने से नगर परिषद नहीं, उसको एक अच्छी सड़क चाहिए। सड़क के लिए आप निर्माण नहीं कर सकते हैं तो जो साधन है उसको व्यवस्थित तो कर सकते हैं। ये काम तो मैं अपेक्षा करूंगा नगर परिषद के लोगों से। साथ में मैं प्रशासन के लगे हुए सहयोग किए हुए जो मजिस्ट्रेट हैं, सीओ हों या थाना प्रभारी हों, इन सबका का दायित्व तो बनता है कि इस काम को करें। अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी चूक है, सरकार का चूक। सभी की जिम्मेदारी है कि इस समस्या से निजात दिलाएं लोगों को। सर, एक और सवाल है जो सरकार से जुड़ी हुई है। आप चुने हुए इलेक्टेड मेंबर नहीं है, लेकिन उस संगठन से हैं। बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में भी, खास करके मैं रेलवे की बात करता हूं, और खास करके एक हमारा बहुमूल्य जो क्या बोलते हैं मेजोरिटी समाज जो है वो सीतामढ़ी में आस्था रखता है, और बहुत सारी ट्रेनें ऐसी थी जिनको डाइवर्ट करके सीतामढ़ी से प्रयागराज को जोड़ा जा सकता है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने काम नहीं किया या आप लोगों के जहन में ये बात नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं है, तीर्थ स्थलों को एक दूसरे तीर्थ स्थल से जोड़ा जा रहा है। अभी अभी आपके ध्यान में होगा, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पे पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से सीधे आग्रह किया है कि सीतामढ़ी से
अयोध्या तो जुड़ी हुई है, लेकिन सीतामढ़ी से ये एक सर्किट बनाया जाए जिसको सीतामढ़ी से तो जुड़े ही, जनकपुर से वो जुड़ने का। जनकपुर हालांकि नेपाल में है, हम वहाँ तक जयनगर के पास से ऐसा प्रस्ताव है कि वहाँ से एक ट्रेन जाएगी जिसकी सर्विस सारी होगी जयनगर में, लेकिन खुलेगी जनकपुर से। तो भावनात्मक रूप से सीता और राम की नगरी जनकपुर से लेकर अयोध्या तक जोड़ने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने लिख के प्रधानमंत्री को दिया है। आपका सवाल निश्चित रूप से सही है कि आप प्रयागराज से इसको जोड़ना चाहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार इसमें विजिलेंट है और स्पेशल ट्रेन बनाकर वे भी कुंभ होने वाला है, तो मैं समझता हूँ इस दिशा में काम करने का प्रयास कुंभ होने वाला है। जैसे मैं बताऊँ 12537 यानी प्रयागराज टू मुजफ्फरपुर, इस ट्रेन को भी सीतामढ़ी होकर के डाइवर्ट किया जा सकता था। बांद्रा जो 2 नंबर से चलती थी, 1 नंबर को सीतामढ़ी होकर के डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने, क्योंकि हमारे जायसवाल जी भी थे, सतीश चंद्र दुबे जी हैं, ये लोग बोर्ड के मेंबर भी हैं, लेकिन इन्होंने कुछ इस पे काम नहीं किया। सीतामढ़ी से बहुत सारी ट्रेनों को जोड़ा गया, इसमें दो राय नहीं है। देखिए अभी आपको मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता क्योंकि मैं बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टेशन पर जहाँ तक हरिनगर से गुजरने वाली ट्रेन क्योंकि सीतामढ़ी होकर जो गुजरती है या मुजफ्फरपुर डायरेक्ट गुजरती है, उसका आकर यहाँ पर हरिनगर में सीधी होती है और हरिनगर से होकर ही गुजरती है। आज मैं सुबह टहल रहा था तो सहरसा से आने वाली ट्रेन इसमें सीतामढ़ी की तरफ से लिखा है, जो जा रही थी शायद वो गरीब रथ थी। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेन को सीतामढ़ी से जोड़ा गया है, क्योंकि सीतामढ़ी नरकड़ियागंज ये जो रास्ता है रक्सौल से, ये नया जो दोहरी का इसका जो प्रमाण परिवर्तन हुआ उसके बाद से बहुत सारी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और एक माला बनाने का प्रयास है जिसमें कि हर ट्रेन में एक सीधा मुजफ्फरपुर होते हुए निकले नरकड़ियागंज होते हुए और एक सीतामढ़ी दरभंगा जुड़ते हुए जो नरकड़ियागंज से होती हुई सीधी हो और राजधानी को जाए, चाहे तीर्थस्थलों पर जाए, चाहे दूर जाए, ऐसा प्रयास जारी है। एक बात मैं आपको ये जरूर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो आपकी अपेक्षाएं हैं गैर वाजिब नहीं, लेकिन मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जो रेलवे में जो प्रगति की है शायद अभूतपूर्व, सोच भी नहीं सकते थे। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारा ट्रेन का हरिनगर स्टेशन या इससे आसपास से दोहरीकरण होगा। हम इतना जल्द हम सोच नहीं सकते थे कि इसका विद्युतीकरण होगा। ये बात अलग है कि निर्माण काल में थोड़ी जो असुविधाएं होती हैं उसमें कुछ पैसेंजर ट्रेन की कमी आ रही है, ये महसूस किया जा रहा है, लेकिन ढेर सारे मेल एक्सप्रेस इस रास्ते से गुजर रहे हैं और अब समय भी बच रहा है, ट्रेन देरी भी नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि उसका असल लिटमस टेस्ट अभी होना है। इस जाड़े के मौसम में जब कोहरा घना होगा तो ट्रेन अपने समय पर चलती है कि नहीं। अभी सारी ट्रेन समय पर चल रही है। हालांकि अभी भी पनियावा से लेकर गोरखपुर तक का रेलखंड सिंगल ही जो कि प्रगति पे है, शायद इस बजट में उसको लिया गया है। यह काम 2-4 साल में होगा, लेकिन बगहा से मुजफ्फरपुर तक मैं समझता हूँ कि इसी बजट सत्र में कंप्लीट हो जाना है। लगभग आपको मैं अगर कहूँ कि नरकटियागंज से यहाँ तक एक खंड बाकी है बगहा तक जिसका निर्माण होना है। एक सबसे मेजर काम है पनियावा पुल जो कि नारायणी नदी पर है, वो एक बड़ा काम है दोहरीकरण। तो ये सारी प्रगति और जैसे ही पैसेज होगा उसके साथ साथ ट्रेन की संख्या बढ़ेगी, कोच बनाए जा रहे हैं और रेलवे ने जो प्रगति की है या सरकार ने जो वायु मार्ग में जनसंख्या घनत्व को देख के, चाहे जल मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, इसमें निसंदेह ऐसा काम किया है जो अभी तक नहीं हुआ है और हमें इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए एक कृतज्ञ व्यक्ति की तरह। राष्ट्र ने, इस सरकार ने इन दिशाओं में जहां पर जनसंख्या का दबाव है गमनागमन के लिए काम किया है। अब सिर्फ सरकार जो स्थानीय सरकार है उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हो, इसका प्रयास हो। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है कि पैसे जो भी आते हैं गवर्नमेंट के पास वो पब्लिक के, आम जनता के टैक्स से आते हैं। रामनगर नगर परिषद का पूरा मैंने सर्वे किया, जो लाइट स्ट्रीट लाइट है ज़रूरत है, लेकिन जो लाइट जल जाती है वो कंटिन्यू जलती है और जो लाइट बुझी हुई है कंटिन्यू बुझी हुई है। और सेवरल टाइम आई रिक्वेस्टेड ईओ और वर्तमान ईओ से भी और उससे पहले, लेकिन किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे ही टैक्स का पैसा जाता है। सर में लगातार ऑपरेशनल हो तो लाइट बुझेगी तो उस पर लाइट खराब भी कम होगी, बर्बादी हो रही है उसका होगा। मैं समझता हूँ ये ईओ जवाब देने के लिए इसके सक्षम व्यक्ति मैं नहीं हूँ,
इसका संचालन होना चाहिए, ये संचालन का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नगर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, नगर में ट्रैफिक का गमनागमन, ये नगर परिषद की सरकार और उसके कार्यपालक पदाधिकारी पर निर्भर करता है। जो अभी जितना होना चाहिए, जो अपेक्षा, वैसा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपने प्रश्न उठाया उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नगर परिषद में नल जल की समस्या है, और नल जल की समस्या तो एक दिन राहुल गांधी ने रायबरेली में भी उठाया, वहाँ भी फेल्योर था। लेकिन अपना ये जो पहला जो टंकी बना था 3 करोड़ रुपया से, आज उसका पानी सप्लाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको सुचारू रूप से नहीं चला सके, बाद वाले भी नहीं चला सके। देखिए, प्रयास एक शुद्ध जल देने के लिए आम पब्लिक को एक अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, ये प्रयास होते रहते हैं। और संचालन में कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, किसी एक जगह नल जल योजना हो या कुछ भी हो, या शौचालय का हो। सरकार ने जो विजन से हर घर तक पहुंचाने का काम किया, उसमें कुछ दिक्कतें संचालन के तौर पर हो रही हैं, इसको दूर कर लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपका आरोप कंप्लीट गलत नहीं है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो अभी उतनी सुचारू नहीं हो पा रही हैं। इन प्रयासों के बावजूद फिर भी इनको बंद तो किया नहीं जा सकता है, इसके लिए तो प्रयास जारी रहे। आखिरी क्वेश्चन, शुगर मिल के स्टार्ट होने के बाद पोल्यूशन जो है काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस पे आपका कुछ विज़न ऐसा हो जिसको फॉलो किया जा सके? देखिए, पॉल्यूशन के दृष्टिकोण से मैं जब युवा मोर्चा में था अपने राजनीतिक शुरुआती दिनों में, उस समय से मैं पॉल्यूशन पर, शुगर फैक्ट्री के पॉल्यूशन पर काम कर रहा था। तो 3 तरह के पॉल्यूशन जो होते हैं, वो तीनों तरह के पॉल्यूशन फैक्ट्री के चलने के कारण होते हैं। लेकिन फैक्ट्री ने इस पर एहतियातन कदम भी उठाया है। मैं कहूँ कि कम्प्लीटली बंद हो गया ऐसा नहीं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, इन तीनों पर काम उसने किया है। लेकिन मैं ये कहूँ कि कंप्लीट ये हो गया है ऐसा नहीं है, और किया जाना चाहिए, और ये प्रयास जारी भी रहे। नगर परिषद में जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को ये लोग बहाल करते हैं, कहने को तो ये स्किप करने के लिए कहते हैं कि हम डेली वेजेस पे रखते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ भी होता है, अगर हमको आज के लिए रखा जाए, कल हमें भरोसा नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। तो उसमें जैसे एक मेरे साथ भी घटना घटी, एक लड़का जो था वो ड्यूटी टाइम में मोबाइल देख रहा था, और मैं कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता हूँ कि चेयरपर्सन जो है उसको डिफेंड कर रहे थे। तो अगर इसको बहाली एक दिन के लिए भी ले तो हम अच्छे बंदे को क्यों नहीं लेके जो हमें अच्छा काम करके दे, क्योंकि उसको पैसा दिया जा रहा है। ये काम करने की एक संस्कृति होती है। कोई व्यक्ति अगर चाहे सरकारी हो या सरकारी हो, मैं तो प्रक्रिया नहीं जानता कि नगर परिषद में किस तरीके से ये नियुक्तियाँ या डिप्टेशंस होते हैं, या इस तरह के भी उनको रखा जाता है। लेकिन ज़्यादा काम मैं समझता हूँ कि NGO के थ्रू हो रहा है। और अगर नगर परिषद जितनी बहालियाँ, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा मेरी समझ से। ये बोर्ड का विषय होगा और उन लोगों ने कैसे नियुक्ति किया और किसको रखते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि काम करने की अपनी एक संस्कृति होती है। कोई किसी व्यक्ति को अगर हम सक्षम समझ के उसको नियुक्ति करते हैं, वो काम नहीं करता है, तो उसके लिए जो उपाय है उसके निष्कासन की, उसके जगह पर दूसरे रखने की, वो किया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा उचित जवाब नगर परिषद के जो नियुक्ति की प्रक्रिया करने वाले लोग जो और उससे संबंधित लोग दे सकते हैं। बहरहाल मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमें काम करने की संस्कृति का ह्रास है। एक आखिरी सवाल, लंबा गुफ्तगू हो गई हमारी, कि कोरोना के बाद से हमारी जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, जिसको हम लोकल बोलते हैं, उन ट्रेनों को सुचारू रूप से नहीं बहाल किया गया, उनका रिजम्पशन नहीं हुआ। और जो 2-3 ट्रेनें चलती भी हैं तो रेलवे जो है छोटी छोटी इश्यूज़ को लेकर के उसको बंद कर देता है। और पैसेंजर ट्रेन में जैसे सप्त क्रांति आती है, उसमें जनरल डिब्बे कम है, कितने लोगों को परेशानी होती है, औरतें, बच्चे, बीमार लोग एकदम मतलब कि इस दयनीय कंडीशन में चढ़ते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या आप रेल मंत्री से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाया जाए जैसे कोरोना से पहले चलती थी? देखिए, आपके जो सवाल हैं वो भीड़ से संबंधित। ट्रेन में भीड़ ज़्यादा है। मैंने पहले भी अपने आपके इसके जवाब में बोला था कि हमारी सरकार गमनागमन के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं सब पर काम कर रही है। अभी आपने कहा कि पैसेंजर ट्रेन को रोक देते हैं, उसका मुख्य कारण आप भी समझते हैं कि जब
कोई भी अगर ऐसा व्यवधान या कोई ऐसा काम जो प्रगति पर हो तो उसमें पैसेंजर ट्रेन को इसलिए स्थगित किया जाता है, उसमें रिजर्वेशंस होते नहीं और बाकी मेल एक्सप्रेस में रिजर्वेशंस होते हैं, उनको कैंसिल करना एक मुश्किल कार्य होता है। इसलिए अपने समय के और काम के कारण जो समायोजन करना है उसमें पैसेंजर ट्रेन को रोका जाता है। मैं आज भी आपके माइक पर मैं बोलना चाहूँगा और बराबर मैं बोलता आया हूँ। अभी प्रधानमंत्री का लोकार्पण हो रहा था और ये 13 तारीख को और हरिनगर में उसका प्रसारण भी हुआ, चूंकि हरिनगर टू भैरवगंज का जो रेल दोहरीकरण 140 करोड़ का लोकार्पित हुआ तो यहाँ पर था। तो यहाँ भी मैंने बात रखी कि लोकल ट्रेन कहीं की भी हो वो आम लोगों के लिए लाइफ लाइन, उनके घरों से एक तरह से ले जाती है और उनके जिला और उनके अनुमंडल तक पहुँचाती है। इसकी जरूरत कभी भी, जैसे मुंबई के लोकल जो ट्रेन है लाइफ लाइन होती है, उसी तरह मैं हमेशा इसको मानता हूँ कि बगहा या गोरखपुर से चलने वाली जो बेतिया तक पहुंचाती है, मुजफ्फरपुर तक पहुंचाती है, छोटे छोटे स्टेशन से लेकर जो लोगों को ले जाती है, सबसे सस्ती। और मुझे लगा कि बगहा में जो रेलवे ओवरब्रिज का जो थी उस पर से ऊपर का प्रति चढ़ाना था, गार्डर रखना था, इस कारण से शायद रखा गया। तो पहला एक तरह से कहें कि विक्टिम कहें या चाहे पहला अगर कोई कैंसिलेशन होगा तो लोकल का ही, इसलिए कि उसमें रिजर्वेशन नहीं। सर मेरा क्वेश्चन स्किप कर गए, ये था कि कोरोना से पहले जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी उनका दोबारा बहाली नहीं हुआ, उनका रिजर्वेशन नहीं हुआ। देखिए कोरोना से पहले चलता था, अभी 3 ट्रेन चलने लगी, लेकिन अभी भी 3 जोड़ी ट्रेन नरकड़ियागंज टू गोरखपुर आती है। अब आप एक ध्यान दें कि हमारा रेल नहीं तो मेल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ी है और लोकल। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि इन सारी चीज़ों जो हमारे पास नई ट्रेन है उसकी हम चिंता करते हैं, लेकिन जो ट्रेनें हमने बढ़ाई हैं, आपने सप्त क्रांति की बात की, सप्त क्रांति के पैरेलल एक क्लोन ट्रेन चल रही है जिसमें कि ऐसी डब्बा नहीं है जो केवल स्लीपर है और लोकल है। तो आम लोगों की सुविधा के लिए हर कोशिश की जा रही है, उसके समकक्ष स्पेशल ट्रेनें चला कर। अब आप दिल्ली जाने के लिए कितनी सारी ट्रेन हो गई हैं, अमृत भारत को भी जोड़कर अयोध्या से दिल्ली भेजी जा रही है। इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। मैं निसंदेह आपकी अपेक्षाओं से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस सरकार ने रेलवे में जितना काम किया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद रेल मंत्री को दूंगा और साथ ही आपके द्वारा वो मांग भी रखना चाहूंगा कि लोकल ट्रेन लाइफ लाइन होती है लोगों की, उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए, पैसेंजर सुविधा बढ़ाई जाए, नए रेक दिए जाए। एक इंटरसिटी उसमें रेक नहीं है, उसमें रेक और लगाया जाए। इन सारी चीजों को मैं रखना जो पटना तक पहुंचाती है, खास करके इंटरसिटी के लिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उसमें नए रेक लगे जो पैसेंजर के लिए आरामदेह हो और संख्या उसकी बढ़ाई जाए। चूंकि इतनी भीड़ होती है, मैं भी एक बार सफर करके देख चुका हूँ इस लिहाज से ही कि कैसी ट्रेन है, तो उसमें बढ़ाई जानी चाहिए। जो 100 रुपये में पटना पहुंचाती है वैसी कोई भी ट्रेन नहीं है। हम लोग 100 रुपया बनाम 400 रुपया, अगर शाम में भी एक ट्रेन ऐसी हो जाए तो लोगों को जो 400 रुपये देने पड़ते हैं वो 100 रुपया में उनका काम चल जाए। क्या आप रेल मंत्री से ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि शाम वाली ट्रेन हो? देखिए जरूर हम लोग करेंगे, जब बगहा में कुछ और स्थितियाँ पटरी की हो जाएंगी, जो सैंक्शनड है वहाँ पर बढ़ाई जानी है पटरी। अभी पटरी वहाँ भी बस 3 ही है, 2 प्लेटफॉर्म है, उसके लिए प्रक्रियाएं हो चुकी हैं और भी पर बिछाई जानी है। बढ़ जाने के बाद ये आपके जो डिमांड हो कि बगहा से पटना के लिए और ट्रेन बढ़ाई जाए, उसके लिए डिमांड एकदम शाम में और सुबह में इंटरसिटी तो है ही, उसके लिए तभी संभव होगा जब वहाँ पर ठहरने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट तैयार हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। मैं मुजीब, कैमरामैन कलीम के साथ